हेलो एवरीवन। हम लोग का कॉस्ट का थ्योरी क्लासेस चल रहा था। उसका पहला पार्ट हो गया। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। लास्ट एक वीडियो में हम लोग काफी सारा टॉपिक डिस्कस किए थे। पहला हम लोग मटेरियल का थ्योरी डिस्कस किए, अगला लेबर का, नेक्स्ट जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो पहला क्लास में हम लोग अपना 6 चैप्टर को डिस्कस किए थे। आज हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर के साथ, जिसका नाम क्या है, बेसिक कंसेप्ट। तो आप लोग को उसके लिए आना होगा पेज नंबर 2, हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर में। चलो फटाफट आते हैं। चलो, सबसे पहला बात, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑल्दो ये हमारा जब कॉस्ट का क्लास हम लोग शुरू किए थे तो उसके पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, पहला पेज में ये सब लिखे थे। स्टिल एक बार वापस से हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? वैसा प्रोसेस जहां पे कॉस्ट को किस तरीके से अकाउंट करते हैं। यू राइट फ्रॉम, जो शुरुआत होने वाला है कहां से, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये फाइनली कहां तक जाके कंप्लीट होता है, जो मेरा पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनता है। और किस ऑब्जेक्टिव के साथ? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जनरली नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन शॉर्ट कुछ ऐसा प्रिंसिपल मेथड एंड टेक्निक्स है जो जनरली कौन यूज करता है, हमारे जो कॉस्ट अकाउंटेंट है या फिर जो टॉप मैनेजमेंट है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कितना कॉस्ट लगा, कितना इनकम आया, और फाइनली जाके कॉस्ट को कंट्रोल करना उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन हटाओ। अब देखो एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। रहा था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखो इसको हम लोग डिस्कस किए थे, जहां पे हम लोग जब पहला क्लास पढ़े थे कॉस्ट का, तो एग्जांपल लिया था आईटीसी के फूड डिवीजन का, जिसमें याद करना हम लोग 3 प्रोडक्ट लिए थे, एक आशीर्वाद था, एक सनफीस्ट, एक बिंगो था, और उसके बेसिस पे पूरा का पूरा टॉपिक को हम लोग समझे थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या आएगा? सबसे पहला एकदम सिंपल है। सबसे पहले मान लो 3 प्रोडक्ट है एबीसी, तो तीनों प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट क्या लगा। नेक्स्ट, तीनों प्रोडक्ट के अंदर में प्रॉफिट कितना आया। नेक्स्ट, तीनों प्रोडक्ट का सेल वैल्यू क्या है। यानी शॉर्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में क्या आने वाला है, पहला प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट असर्टेन करना है। तो देखो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव में क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अगला सेलिंग प्राइस असर्टेन करना, तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट, कैलकुलेट करना है मुझे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच एक्टिविटी, ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी। और एक और मेरा कॉस्ट प्रॉफिट सेल आ गया, जैसे मेरा प्रॉफिट आया, जैसे मुझे कंट्रीब्यूशन ये सब कुछ पता है, मेरा टॉप मैनेजमेंट तैयार है क्या लेने के लिए, डिसीजन। तो उसके बाद क्या है, असिस्ट करेगा मैनेजमेंट को क्या लेने में, डिसीजन। तो बड़ा सिंपल है। डिसीजन काफी तरह का रहता था, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। एनीवेज ये पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। पहला प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग, एक और जिसमें क्या रहेगा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलिए काम करते हैं फटाफट। अंदर में क्या कुछ कीवर्ड्स है वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। देखना पहला, और मेरा पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या है, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करके असर्टेन करना कि भैया हर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में खर्चा क्या लगा। आप लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसी चैप्टर में 3-4 पेज बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। नेक्स्ट, एक और मुझे कॉस्ट मिल गया, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड करके मुझे क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस और इवेंचुअली प्रॉफिटेबिलिटी भी आ गया। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कुछ देर बाद। इनफैक्ट कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पे एक पूरा शॉर्ट नोट आएगा इसी चैप्टर में 3-4 पेज बाद, तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हर एक एक्टिविटी का, किस तरीका से, कॉस्ट और रेवेन्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। और लास्ट में मुझे हमारी टॉप मैनेजमेंट को क्या लेना है, डिसीजन।
क्या चीज से रिलेटेड बहुत सारा डिसीजन रहेगा कि क्या चीज बनाए, क्या चीज मेक और बाय, या फिर अगर 3-4 प्रोडक्ट है किसको कंटिन्यू करे, किसको डिसकंटिन्यू करे, जो मेरा फैक्ट्री है उसको टेम्पररी शट डाउन करे या कंटिन्यू करे, एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल ऑर्डर आया उसको दे या ना दे, बहुत तरह का डिसीजन मेकिंग रहेगा। डन। तो कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन क्या है कुछ देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे एक क्वेश्चन आता है कि हमारा क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो 3 तरह का अकाउंटिंग हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तीनों में डिफरेंस क्या है, जरा देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट्स में देखो मेन ना क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को कवर करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों को कवर करता है, और फाइनेंशियल में खाली उसी ट्रांजैक्शन को लेते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है ये आप लोगों को बचपन से पता है, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये हम लोग मेन जान रहे हैं। जनरली देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मुझे रेंडर करना है उसके लिए कॉस्ट क्या लगा, जबकि हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजरियल एक्टिविटी वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट असर्टेन करना, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप काफी ज्यादा वाइड है। क्यों? इसके अंदर में बजट भी आता है, बहुत सारा डिसीजन मेकिंग भी आता है। तो अगर कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कैलकुलेट करना, तो जनरली पास्ट और प्रेजेंट फिगर से डील करता है, जबकि हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग किससे डील करने वाला है, फ्यूचर रिलेटेड अमाउंट से। इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग से शेड्यूल 3 लगता है, एज पर कंपनीज एक्ट लगता है, इंडियन गैप के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर में भी कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है, प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, यहाँ पे स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन नहीं लगता। या टॉप मैनेजमेंट अपना खुद का प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हुए, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर अपना डिसीजन वो लेता है। तो ये मेन डिफरेंसेस था कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो एक बार जल्दी से देख ले क्या क्या है। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग, और यहां पर क्या है खाली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यहां पे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों आया, जबकि यहां पे खाली वही ट्रांजैक्शन आएगा जो मॉनेटरी टर्म्स में आता है, रुपए के टर्म्स में। नेक्स्ट, यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट या सर्विस निकाल, जबकि यहां पे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वो सब तरह का काम हो गया। और ये तो भैया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा पिछले साल हमारे कंपनी ने क्या किया, कैसे किया। ये खाली डील करता है कॉस्ट असर्टेनमेंट के साथ, जबकि बजटिंग, प्लानिंग ये सब कुछ कवर करता है, ये खाली प्रॉफिट या लॉस बताता है। नेक्स्ट, मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में पास्ट या प्रेजेंट फिगर से डील करता है, ये मेन प्रोजेक्शन से डील करता है, एस्टिमेशन से, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट्स हमेशा पोस्टमार्टम होता है, हिस्टोरिकल डेटा से डील करता है। नेक्स्ट, ये किस वजह से है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ये मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट की वजह से। और ये तो देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये बहुत सारा स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि शेयर होल्डर या फिर जो लोन प्रोवाइडर है या गवर्नमेंट है या फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो लोग के लिए। लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक सेट फॉर्मेट है जिसके हिसाब से अकाउंट्स बनेगा, जबकि कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर में ऐसा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, पर कुछ कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। यहां पे ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो एग्जाम में अगर बाई चांस डिफरेंस आए तो हम लोग को 3-4 पॉइंट अपने आप लिखना है। ठीक, नेक्स्ट, मेरा यूजर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन रहेगा, जो जस्ट अभी जाने, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। अच्छा पहले इंटरनल का बात करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, उसके नीचे ऑपरेशनल लेवल स्टाफ, उसके नीचे एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल में सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिटर, क्यों कॉस्ट ऑडिट होता है, तो कॉस्ट ऑडिट क्या चीज का होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का होगा। इसके अलावा कुछ शेयर होल्डर्स, जनरली उनके काम का नहीं रहता स्टिल। अब एग्जाम में कभी कभी एक फालतू सा क्वेश्चन आ सकता है कि एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है या क्या क्या एसेंशियल्स है, क्या चीज के लिए, एक अच्छे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए।
अब इसमें मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग खाली हिट पॉइंट्स जानेंगे, इसके अलावा जानने का कोशिश भी मत करना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा कब माना जाएगा? जब ये सिंपल रहे और इंफॉर्मेटिव रहे। ठीक है, अगला ऑब्वियस सा बात है, एक्यूरेट रहे। बना दिए पर उल्टा सीधा सब नंबर्स आया हुआ है तो सारा डिसीजन गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, एक्यूरेट होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यानी अगर मान लो पहला साल ईयर 1 में अगर मान लो कोई कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, तो जब ईयर 2 में भी करेंगे ना तो अपना प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना चाहिए, उसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम लोग को लगातार कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए, तभी तो हम लोग प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर बाई चांस वही मैच नहीं किया तो कंपैरिजन कैसे होगा? तो अगला यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, अगला सुपर इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव। इंटीग्रेटेड किस सेंस में कि कॉस्ट अकाउंट्स एक स्टैंडअलोन बेसिस पे काम नहीं करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करना है बहुत सारे अलग अलग सिस्टम के साथ, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स या टैक्सेशन या ऑपरेशनल रिसर्च, ये सब। अगला फ्लेक्सिबल और एडेप्टिव होना चाहिए। कारण क्या? देखो ऐसा ना, इतना सारा चेंजेस आता है, सोचो लॉ में दुनिया भर का चेंज आता है, अगला टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आता है, तो उसके हिसाब से सिस्टम आराम से इजीली मॉडिफाई कर पाए, अमेंड कर पाए, उस तरीका से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बन गया, भली दुनिया जहां बदल रहा है पर हम तो वही रिपोर्ट देंगे, तो गलत है वो। तो अगला एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव। और ऑब्वियस सा बात है, टॉप मैनेजमेंट को ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम बना, जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बना, वो एकदम सही तरीका से ऑपरेट करेगा, उसका ट्रस्ट है, आगे अच्छा होगा। वो खुद ही ट्रस्ट नहीं करता, नहीं चलेगा। तो एग्जाम में अगर बाई चांस थ्योरी है, हम लोग को खाली ये मेन हेड पॉइंट्स आना चाहिए अंदर का अपने वर्ड्स में। इसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम। जब कॉस्टिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स को ना कंसिडर करते हुए मुझे ये इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि क्या? कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या खाली सेलिंग प्राइस निकालना है या कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन है? तो पहले उससे ऑब्जेक्टिव जान, ताकि उस हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हम लोग डेवलप करें। अगला, उस नेचर ऑफ बिजनेस को समझ, उस नेचर ऑफ इंडस्ट्री को समझ। अब मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग थोड़ी लगा पाएंगे, उस तरीका का सिस्टम थोड़ी इंस्टॉल करेंगे। अब वही मान लो जो सर्विस इंडस्ट्री है, वहां पे दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग वाला सारा का सारा चीज थोड़ी इंस्टॉल करेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस या इंडस्ट्री क्या है वो जानना जरूरी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। कारण क्या? बहुत सारा काम ऐसा रहेगा जो सबसे बेस लेवल पे एम्प्लॉइज है वो करेंगे। इनको सुपरवाइज करने के लिए इसके ऊपर वाला लेयर रहेगा, उनको सुपरवाइज करने के लिए उसके ऊपर वाला लेयर रहेगा, और इस तरीके से चलेगा। तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आप लोग किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीका से कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी कॉस्ट को अलग, फाइनेंशियल को अलग, या फिर दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करके, और क्या क्या स्टैट कंप्लायंसेस मुझे करना है। तो ये सारा का सारा चीज मुझे जानना जरूरी है बिफोर इंस्टॉलिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चलो ये सब नॉर्मल बात था। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट सेट ऑफ थ्योरी में। अब कुछ कुछ बहुत सारा टर्म्स है, जो ये सारा का सारा टर्म्स आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे क्या, बता दें क्या? देखो पहला ये टर्म है कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट यूनिट। देखो पहला वर्ड है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई भी ऐसा चीज जिसका कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान का इच्छा है। जब मेरा डिजायर है कोई एक चीज के कॉस्ट को मेजर करना, तो जिस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये हम पेन बनाए, इसका कॉस्ट क्या है, ये मेरे को जानने की इच्छा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हम पढ़ा रहे हैं तो भैया पढ़ाने के लिए मेरा कुछ खर्चा लगता है, तो जो मेरा पढ़ाने के लिए, जो सर्विस देने के लिए खर्चा लग रहा है उसका कॉस्ट निकालना है, तो ये सर्विस क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, ये प्रोजेक्ट शुरू कर दे मेरा खर्चा लगेगा, तो इसका कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ओवरहेड चैप्टर को याद करना, एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को याद करना, हर एक्टिविटी का कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक ब्रांड को क्रिएट करने में खर्चा क्या लगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ऐसा चीज, देखो क्या इज डिफाइंड एज एनीथिंग जिसके लिए एक सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो चीज जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल है, किया जा सकता है और मेरा करने का मन है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिजायर्ड। वो क्या हो सकता है, कोई एक प्रोडक्ट या एक वो सर्विस हो सकता है, या प्रोजेक्ट या कस्टमर, एक्टिविटी डिपार्टमेंट, कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या, कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे इतना सारा चीज का हम लोग कॉस्ट निकाले, पर अगर मेरे को यह जानना है पर यूनिट कॉस्ट क्या लगा, पर यूनिट, पर पेन का या पर सर्विस का या कोई भी कॉम्बिनेशन का कॉस्ट पर यूनिट क्या लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट यूनिट। जैसे आप लोग को ये बस एक और पढ़ना है, वन टाइम रीड करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन से इंडस्ट्री में कॉस्ट यूनिट कौन सा हो सकता है। एक बार जरा देखो, जैसे ब्रिक्स, ब्रिक्स का कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, पर ब्रिक बाजार में मिलता नहीं है, बोले भैया ईंटा दीजिए, कितना, एक, तब वही ईंटा पकड़ के मार देगा सर पे। तो देखो जनरली ब्रिक्स को हम लोग जब लेते हैं उसका कॉस्ट यूनिट क्या रहता है, पर 1000 ब्रिक। पावर पर KWH आप लोग ऑलरेडी पता है। कोल हो गया, माइनिंग हो गया, स्टील हो गया, शुगर, पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये सब कुछ एक्सप्रेस करते हैं टन में, तो पर टन। गैस में पर क्यूबिक फीट, वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम तो क्यूबिक फीट। रोड कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर क्या लगा। एडवर्टीजमेंट वो तो देखो जॉब कॉस्टिंग लगेगा, क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट अलग रहेगा, हर जॉब का क्या। सिमिलरली रेडीमेड गारमेंट पर गारमेंट, ऑटोमोबाइल पर ऑटोमोबाइल, फर्नीचर पर फर्नीचर, बाइसाइकिल पर बाइसाइकिल, तो ये नंबर। इसके अलावा देखो ये सारा का सारा बैच कॉस्टिंग है, टायर एंड ट्यूब, टॉय मेकिंग, प्रिंटिंग प्रेस, ये हर बैच में होता है। प्रिंट क्या लगता है, हम लोग जब बुक देते हैं तो क्या एक एक बुक करके प्रिंट होता है, नहीं, एक बैच में एक साथ प्रिंट होता है, तो पर बैच कॉस्ट क्या लगा। फार्मास्यूटिकल्स में वापस से पर बैच भी हो सकता है, पर 1000 नंबर, पर टैबलेट, ये हो गया। वाटर सप्लाई पर 1000 लीटर, बस सर्विस, बस पैसेंजर किलोमीटर हम लोग को पता है। एजुकेशन पर स्टूडेंट आर, हम लोग पर स्टूडेंट चार्ज करते हैं, पर स्टूडेंट आर हम लोग चार्ज नहीं करते, करें तो मजा है, हम लोग चार्ज करते हैं पर स्टूडेंट, पर जनरली होता है पर स्टूडेंट आर। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट ऊपर पड़े थे, पर KWH। गुड ट्रांसपोर्ट टन किलोमीटर, टैक्सी पर किलोमीटर, और नेक्स्ट हमारा रोड ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। एयरलाइन पर पैसेंजर पर वन वे, हॉस्पिटल पर पेशेंट पर बेड डे, होटल में जाएंगे पर रूम पर डे, सिनेमा हॉल में पर सीट, ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगा, शिप बिल्डिंग उस शिप का क्या लगा, पेट्रोकेमिकल पर टन या गैलन, टेक्सटाइल में मीटर, केमिकल पर केजी लीटर टन। अब ये मेरा रिक्वेस्ट है, आंख बंद करके रटने मत बैठ जाना, मैक्सिमम ऑलरेडी आप लोग को आता था, कुछ अगर आप लोग रिलेट नहीं कर पाए बस खाली उसको टिक मारना, एग्जाम के एक दिन पहले बस खाली उतना ही पढ़ना। डन। तो ये मेरा कॉस्ट यूनिट क्या है कि मेरा मान लो मेरा कुल मिला के केमिकल में कॉस्ट लगता है 10 लाख एक पर्टिकुलर ईयर में, 1 लाख लीटर केमिकल बना, तो पर लीटर खर्चा क्या आया, वो क्या है, कॉस्ट यूनिट, ₹10 पर लीटर आया 10, तो पर लीटर क्या है, कॉस्ट यूनिट, जिसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा देखो क्या है वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। पता है कंपनी के अंदर में बहुत तरह का डिपार्टमेंट है, और जो इतना सारा तरह का डिपार्टमेंट है ना, उसको हम लोग मेन 3-4 सेंटर में बांट सकते हैं। आप लोग बोलेंगे क्या, वो 3-4 सेंटर क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मान लो कोई एक डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस खाली उसको पहले से एक बजट बनाकर दे दिए, भाई तेरे को इतने खर्चे के अंदर में पूरा काम करना है, और उसका काम क्या है, बस खाली कॉस्ट इनकर करना, पर विद इन दैट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड या बजट। तो जो डिपार्टमेंट का काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर
का काम है बस खाली खर्चा करना, कमाना नहीं, खाली खर्चा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर। और इसका एग्जांपल जनरली क्या रहता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, या क्या रहता है? सर्विस डिपार्टमेंट, या जैसे मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, खाली खर्चा कर रहा है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, खाली खर्चा कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट है, खाली खर्चा कर रहा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खाली खर्चा कर रहा है। तो जो खाली खर्चा कर रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? जितना तेरे को बजट बना के दिए बस तुम उतना ही कॉस्ट करना इनकर, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। अगला होता है रेवेन्यू सेंटर। जनरली इसमें कौन आता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। नाम देखो है रेवेन्यू सेंटर, यानी उसका ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इनकर करना नहीं है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू कमा के देना। तो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जो कौन रहेगा? सेल्स डिपार्टमेंट। क्या जितना अचीव कर, जो सेल्स टारगेट दिया वो अचीव करना है, क्या बोलेंगे? रेवेन्यू सेंटर। अब ऑब्वियस होता है वो कुछ खर्चा करेगा अपने रेवेन्यू को करने के लिए, वो चलेगा, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको रेवेन्यू कमा कर देना। तीसरा क्या होता है? प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर क्या करता है? कॉस्ट भी इनकर करता है, रेवेन्यू भी कमा के देता है, यानी इन शॉर्ट वो नेट में इस कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्रॉफिट। एक चीज आपको याद दिलाते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक चीज पढ़े थे, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ये आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर में पढ़ते हैं एक टॉपिक, डिपार्टमेंटल। जहां पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करता है, तो देखो वो प्रोसेस में कॉस्ट भी लगा, साथ में प्रॉफिट जोड़ के रेवेन्यू भी कमा रहा है। तो वो डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट नहीं जोड़े तो खाली कॉस्ट सेंटर, पर अगर बाई चांस से प्रॉफिट जोड़ दिया तो कॉस्ट सेंटर नहीं है, ये क्या है? प्रॉफिट सेंटर। डन। अगला हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर को देखो क्या चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि जितना भी लास्ट में प्रॉफिट आया, जितना भी उसके पास फंड है, उसको एक ढंग से इन्वेस्ट करे ताकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा ना वो मैक्सिमम आए। यानी किस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाना है, कैसा बिजनेस करना है, कैसा प्रोजेक्ट करना है ताकि अल्टीमेट आरओआई मैक्सिमम आए, वैसे डिपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो आप लोग ये चार याद रखेंगे। कॉस्ट सेंटर खाली कॉस्ट इनकर करेगा प्री डिटरमाइंड बजट के अंदर। अगला है रेवेन्यू सेंटर, रेवेन्यू अर्न करके देगा जनरली सेल्स डिपार्टमेंट, टारगेट सेल अचीव करेगा, कुछ कॉस्ट भी इनकर करेगा। अगला मेरा क्या था? प्रॉफिट सेंटर। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल क्या था? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और लास्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसका क्या रोल रहेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना, ताकि एक अच्छा खासा एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई अर्न किया जा सके। चलो आगे बढ़ते हैं। वेल, कुछ लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। आप लोग बोलेंगे क्या? पहला बात, ये एक्सपेंसिव है, कारण क्या? जो ओवरहेड, याद करो चैप्टर ओवरहेड को पढ़े थे, इतना एनालिसिस करना पड़ता है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इतना एनालिसिस करना पड़ता है कि यार कौन सा एक्टिविटी होता है, उसमें खर्चा क्या लगा, कितना कॉस्ट ड्राइवर है, क्या रेट है, ये सब कर दे बहुत झमेला है। तो ऑब्वियस सा बात है, बड़ा एक्सपेंसिव है। और एक और मेरा कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट आ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कुछ और आएगा, फिर बैठ के माथा पच्ची कर और रिकंसिलेशन बना, तो रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। इसी वजह से देखो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स अलग चलेगा, कॉस्ट अकाउंट्स अलग चलेगा, और बाद में रिकंसिलेशन कर तो एक काम को दो बार करना है, डुप्लीकेशन। ओवरऑल बोल सकते हैं ये उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। यानी कॉस्ट सिस्टम बिठा दिए तो अपने आप हर चीज सही हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। उसको ढंग से ऑपरेट करना जरूरी है, जो वापस से बड़ा कॉस्टली है, तो एक्सपेंसिव है। अब एक बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट टर्म कहां गया? हाँ, ये रहा। एक सुपर इंपॉर्टेंट चीज है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। आराम से सुनना, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या? जरा देखो, देखो एक वर्ड है कॉस्ट कंट्रोल, एक वर्ड है कॉस्ट रिडक्शन, और ये दोनों अलग है। क्या डिफरेंस है? देखो, मान लो एक कंपनी साल के बिगिनिंग में एस्टिमेट किया कि एक यूनिट को बनाने में, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को बनाने में 5 kg लगना चाहिए क्वांटिटी,
उसको 6 रुपए पर केजी में परचेज करना चाहिए, यानी एक फिनिश गुड को बनाने के लिए मटेरियल लगना चाहिए 30 रुपया। ठीक। ये साल के बिगनिंग में एस्टिमेट किया गया। अब मान लो साल के एंड में पता चला हम लोग 1000 यूनिट ऑफ एफजी बना रहे हैं, और 1000 यूनिट बना रहे हैं तो भाई अगर एक को बनाने में मटेरियल लगना चाहिए 5 केजी, तो 1000 को बनाने में लगना चाहिए 5000। यानी कुछ भी हो जाए 5000 केजी को पार ना करे, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा। यानी उसका ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है, जो कॉस्ट सोच लिया गया उसको कंट्रोल करना है। यानी कोई भी हालत में 5000 केजी को पार ना करे, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सिमिलरली मेरा परचेज डिपार्टमेंट का काम था 6 रुपए पर केजी में परचेज करना। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कुछ भी हो जाए यार 6 रुपया पर केजी से ज्यादा ना लगे। यानी जितना कॉस्ट सोचा गया था उस कॉस्ट को कंट्रोल में रखना है। मान लो अगर इतना टारगेट वो अचीव कर लेता है, उसका कॉस्ट कंट्रोल हो गया। यानी कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। याद करो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही पढ़ते थे। कॉस्ट कंट्रोल क्या, एक सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां पर कुछ नहीं करना। कॉस्ट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। देखना ये रहा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, एंड अचीविंग दीज कॉस्ट लेवल, एंड अचीव कर यही सेम कॉस्ट लेवल, ताकि कोई इनएफिशिएंसी या वेस्टेज जो भी हो रहा है वो कम से कम हो जाए। तो यानी इन शॉर्ट जो लिमिट प्रिस्क्राइब कर दिया गया उसी लिमिट के अंदर में मेरा कॉस्ट लगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। तो ये क्या एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिसके द्वारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एनी अंडरटेकिंग पर्टिकुलरली वेयर सच एक्शन इज गाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेरा क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। अगर कॉस्ट कंट्रोल आया माइंड में बस एक चीज को लेकर आना, क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला जरा सोचेंगे, पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निकालना है, उसके बाद उसको अचीव करना है ताकि जो इनएफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो पाए, ऑब्जेक्टिव का जो लिमिट सेट हो गया उसी के अंदर में रहे। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। एकदम माइंड में सेट करना है वर्ड क्या है। ठीक, आप लोग चाहो तो लिख लो, कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिवली क्या है, एक तरह का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है ना। अब अगला है कॉस्ट रिडक्शन। अब कॉस्ट रिडक्शन देखो इससे मच बेटर है। किस सेंस में, कॉस्ट कंट्रोल में मेरा टारगेट क्या, एक यूनिट को बनाने में 5 केजी लगता है, तो वही हम 5 केजी से ज्यादा ना लगाए, 5 केजी लगा दे चलेगा। पर कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है, हम कुछ एक नया टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। कॉस्ट रिडक्शन क्या बोलता है, हम कुछ एक नया तरीका लेकर आएंगे जिसके द्वारा जो 5 केजी का टारगेट दिया गया था ना, हम 5 केजी में नहीं लगा के उसको भी कम में काम कर देंगे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। और ये खाली एक साल के लिए नहीं होगा, ये हमेशा के लिए होगा, परमानेंट नेचर का रहेगा। तो सोचो कितना अच्छा बात है। यानी 5 केजी का मेरे को टारगेट दिया, पर हम बोले यार 5 केजी में नहीं, हम कुछ ऐसा काम करेंगे, हम इतना एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे कि जितना 5 केजी लगना चाहिए हम उतना भी नहीं, उससे कम लगाएगा। यानी मेरा कॉस्ट रिडक्शन के अंदर में जो पर यूनिट कॉस्ट लगना चाहिए था 30 भी नहीं, उसको कम कर देंगे परमानेंटली। कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। और हो सके तो क्वालिटी को और इंप्रूव करेंगे पर कम कॉस्ट में करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। यानी कॉस्ट कंट्रोल किसका काम है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया उसको अचीव कर। कॉस्ट रिडक्शन जो कर रहा है वो जेन्युइनली वैल्यू एडिशन कर रहा है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो कॉस्ट रिडक्शन देखो क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट बात है पढ़ना। तुम लोग डिफरेंस समझा ना। कॉस्ट कंट्रोल में जो टारगेट है उसको अचीव कर, कॉस्ट रिडक्शन में जो टारगेट है उसी को चैलेंज कर, उसी को कम करने का ट्राई कर। कॉस्ट रिडक्शन पढ़ते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या है, अचीव कर रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। सुपर इंपॉर्टेंट बात, क्या चीज में, ऑफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी। विदाउट इंपैक्टिंग देयर सूटेबिलिटी मतलब विदाउट अफेक्टिंग देयर क्वालिटी। यानी कॉस्ट रिडक्शन में क्या आएगा, पहला इट मस्ट बी रियल। कैसे आया, प्रोडक्टिविटी के द्वारा। अच्छा ये रियल हम यहां पे मिस किए, ये दूसरा, ये तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये फोर्थ। अगला यूनिट कॉस्ट में सेविंग्स होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, विदाउट इंपेयरिंग देयर सूटेबिलिटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का क्वालिटी अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
इंप्रूव ना कर पाए पर खराब मत कर। डन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आज एग्जाम में पूछता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। आप लोग चाहे तो ये बना के आ सकते हैं, ऐसा बनाना कॉस्ट कंट्रोल में, और कॉस्ट रिडक्शन में 5000 केजी की जगह लिख देना 3500 केजी, और यहां पे नीचे में एरो मार के लिख देना परमानेंट बाय इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो 2 टेबल बनाएगा टीचर, ये देखेगा और तुरंत समझ जाएगा आप बोलना क्या चाह रहे हैं। डन। नेक्स्ट पेज में इसका डिफरेंस भी लिखा हुआ है। वेल मीनिंग समझ गए ना, डिफरेंस एनीवेज अपने आप हो जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल में देखो जो स्टैंडर्ड है बस उसको अचीव करना है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में स्टैंडर्ड को रिड्यूस करना है। कॉस्ट कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव क्या, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको अटेन करना है, जो लो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, और जबकि कॉस्ट रिडक्शन में परमानेंटली कॉस्ट को रिड्यूस कर देना है। कॉस्ट कंट्रोल में देखो पास्ट और प्रेजेंट में गया, पास्ट में क्या टारगेट दिया, प्रेजेंट में अचीव करना है। कॉस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट को इस तरीके से करना है कि हमेशा फ्यूचर तक वो कम रहे। कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव है, जो टारगेट सेट हुआ उसको पार नहीं करेंगे, प्रिवेंट करेंगे उसको बढ़ने से। जबकि मेरा कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव है, स्टैंडर्ड को करेक्ट कर दिए, बोले नहीं आई तेरा स्टैंडर्ड गलत है, और कम होना चाहिए। क्या बढ़िया चीज है सर। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव्ड व्हाइल कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड। कॉस्ट कंट्रोल तुरंत खत्म हो जाएगा जैसे ही टारगेट अचीव हुआ, आगे दिमाग नहीं लगाएंगे, जबकि कॉस्ट रिडक्शन में कोई अंत थोड़ी है। पहले सोचे 1 यूनिट को बनाने में 5 केजी लगना चाहिए, बाद में सोचेंगे 4, बाद में सोचेंगे 3, बाद में सोचेंगे 2, बाद में, मतलब इसका एंड नहीं होता, विजिबल एंड नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी था। क्या क्या, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में 4, प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, अगला कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ये सब कुछ। अब लास्ट में बस 2-2.5 पेज में कुछ कुछ नॉर्मल बात वो पढ़ के खत्म करते हैं। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंस के बेसिस पे कैलकुलेट क्लासिफाई करें तो कुछ मटेरियल का खर्चा है, कुछ लेबर का है, कुछ एक्सपेंसेस का है, एनीवेज पढ़ा था। और रिलेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो कुछ रहेगा डायरेक्ट, कुछ रहेगा इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू अ कॉस्ट सेंटर, जो मेरे को पता है इस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में लग रहा है कितना, वो है डायरेक्ट। जो नहीं लग रहा है पर इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, प्राइम कॉस्ट, अगला कॉस्ट शीट के नीचे फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट, अगला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी सेल्स तो नहीं होगा, कॉस्ट तक पहुंच रहा है। बिहेवियर वाइज ये हम लोग बजट चैप्टर में पढ़े थे, ये पढ़े थे कॉस्ट शीट में, ये पढ़े थे चैप्टर बजट में। याद करो कॉस्ट 3 तरीका का था, फिक्स कॉस्ट जो हमेशा सेम रहेगा, वेरिएबल जो यूनिट के चेंज होने के साथ उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा, सेमी वेरिएबल जो चेंज तो होगा पर सेम प्रोपोर्शन में नहीं होगा। अगला एक होता है नॉर्मल कॉस्ट, एक अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का पूरे कॉस्टिंग पीरियड पे पहुंचता है, नॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट शीट का पार्ट बनता है। और डिसीजन मेकिंग के लिए वो सारा का सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर्स, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंप्यूटेड, रेलेवेंट, अपॉर्चुनिटी, सम कॉस्ट, ये जस्ट अभी नीचे पढ़ेंगे। टाइम पीरियड हिस्टोरिकल जो ऑलरेडी लग गया, प्रीडिटरमाइंड, बजट, स्टैंडर्ड एंड एस्टिमेटेड। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कुछ कंट्रोलेबल कॉस्ट है, कुछ अनकंट्रोलेबल। 0.6, 0.8 अभी जस्ट हम लोग नीचे में पढ़ेंगे और हमारा पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। चलो जरा कुछ कुछ टर्म्स देखिए क्या क्या है। देखो पहला टर्म, पहला टर्म क्या है, डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट के चेंज होने के साथ या लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने के साथ या मेथड प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ अगर बाई चांस कॉस्ट चेंज हो रहा है तो कितना कॉस्ट ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर ज्यादा लग रहा है तो उसको नाम दे देंगे इंक्रीमेंटल, और कम लग रहा है उसको नाम दे देंगे डेट्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल। तो देखो मेरा कितना चेंज इन कॉस्ट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी और पैटर्न और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट इंक्रीज होगा इंक्रीमेंटल, जब कॉस्ट रिड्यूस होगा डिक्रीमेंटल। नॉर्मल है।
नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इंप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इंप्यूटेड कॉस्ट क्या है, नॉशनल कॉस्ट क्या है। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़े थे बहुत डिटेल में। फिर एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। एक डिसीजन को लेने की वजह से जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम फोरगो कर रहा है, वही मेरे लिए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यानी हम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, किस वजह से, कितना फोरगो कर रहा है, किस वजह से, एक दूसरा ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया पहले वाले को छोड़ के, वो क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक जगह मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, अब मालूम क्या डिसाइड किया कि ये जो मेरा जगह ऑलरेडी मेरा परचेज किया हुआ था, आप इसी जगह में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, और मालूम अपना कैलकुलेट करें मेरे लिए पढ़ाने के लिए खर्चा क्या लगता है, मालूम निकाले मेरा पढ़ाने का खर्चा क्या लगता है, कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट, कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, कुछ बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस, इसके अलावा हम लोगों का खर्चा क्या लगता है, मान लो आप लोगों को जो ट्रीट दिया उसका कॉस्ट, बस इतना ले लिए और कुछ नहीं लिए। मेरा रेंट लग नहीं रहा क्योंकि जगह मेरा है। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से ये एकदम सही है, पर सुनो आज जब मुझे डिसीजन लेना है कॉस्ट अकाउंट्स के बेसिस पे, तब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस ये जगह हम यहां पर यूज नहीं करते तो इसको हम शायद किसी और को रेंट पे देते, और जिसको भी रेंट पे देते तो ऑब्वियस सा बात है वहां से मेरा कुछ इनकम होता, पर हम सिंस यहां पढ़ा रहा है इसी वजह से उस इनकम को हम फोरगो कर रहा है, और जितना इनकम को हम फोरगो कर रहा है वही मेरे लिए क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जितना हम सैक्रिफाइस कर रहा है किस वजह से, एक ऑल्टरनेटिव दूसरे को सिलेक्ट करके, तो जो हम खोया वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्ट देखो एग्जांपल दिया हुआ है, रेंट कितना फोरगो किया, स्पेस यूटिलाइज्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स ओन ऑपरेशन। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, एक नया बिजनेस को शुरू करने के लिए एक जगह चाहिए, यानी अगर जगह चाहिए, मान लो उस जगह के लिए मुझे लगेगा ₹1 करोड़, और मान लो 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, तुम क्या किया, 1 करोड़ रुपया यहां पे लगाया और जगह खरीद लिया, और खरीदने के बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और बिजनेस में मेरा एक्चुअल में जो खर्चा लग रहा है बस खाली उसको ले रहा है, तो ये चीज एकदम गलत हो जाएगा। कारण क्या, कि अगर हम ये जगह को 1 करोड़ में नहीं खरीदते तो हम ये 1 करोड़ को शायद कहीं पे और इन्वेस्ट करके कुछ इंटरेस्ट कमाते, पर सिंस हम वो वहां पे इन्वेस्ट ना करके ये जगह खरीद लिया, तो हम 1 करोड़ पे जो इंटरेस्ट कमाता वो हम फोरगो कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसीजन लेने में हमेशा रेलेवेंट होता है, यानी अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किए तो मेरा प्रॉफिट हमेशा ओवरस्टेटेड लगेगा, जैसे इसको कंसीडर करेंगे मेरा प्रॉफिट ड्रास्टिकली नहीं, पक्का रिड्यूस होगा, उसके बावजूद अगर प्लस में है तब तो देखिए बिजनेस करने लायक है, अगर नहीं है बिजनेस करने लायक नहीं है। पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं करता, इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंट्स डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे रद्दी सेट ऑफ अकाउंट्स है। अगर डिसीजन लेना है बेस्ट क्या रहता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम रेलेवेंट कॉस्ट है, क्या चीज के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। अनफॉर्चुनेटली फॉर्मल या फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसका जगह नहीं है, और यहां पर डेफिनेटली है। इसके अलावा वर्ड होता है इंप्यूटेड कॉस्ट या इंप्लिसिट कॉस्ट, एज अगेंस्ट एक वर्ड होता है एक्सप्लिसिट। एक देखो एक्सप्लिसिट है क्या यहाँ पे, हाँ वो ठीक है एक्सप्लिसिट है, बाद में देखेंगे, चलो ठीक है। वेल नेक्स्ट हम है हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, ये हम लोग को पता है, हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़े थे, स्टिल रिपीट करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने के लिए जितना खर्चा लगा कन्वर्जन कॉस्ट है, उसमें क्या आएगा, मान लो रॉ मटेरियल पहुंचा, ये एनीवेज हम लोग को ऑलरेडी पता है, इसमें टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस। कॉस्ट शीट को याद कर, पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसको मत लेना, क्योंकि यहाँ पे वो खर्चा लगना लेते हैं जो मटेरियल को एफजी बनाता है, रॉ मटेरियल के खुद के खर्चा को नहीं लेते।
जो मटेरियल से एफजी बनाता है खाली उस कॉस्ट को लेते हैं, बीच वाले कॉस्ट को। एक वेजेस, अगला डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट तक पहुंचे। अगला फिनिश गुड कहां बनता है? फैक्ट्री में, तो ऑब्वियस सा बात है फैक्ट्री का ओवरहेड भी आएगा। डन। तो मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू एफजी, डायरेक्ट वेजेस आया, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, सब कुछ आया। यानी शॉर्ट, फैक्ट्री में जितना खर्चा आया वो लिए माइनस मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट को छोड़ के। और नेक्स्ट हमारा है शटडाउन कॉस्ट। और देखो ऐसा ना, शटडाउन कॉस्ट ये हम लोग पढ़े थे मार्जिनल कॉस्टिंग में, जब शटडाउन पॉइंट निकालना हम लोग सीखे थे। एक बार रिपीट करते हैं। शटडाउन का मतलब ये मत समझना यहां पे परमानेंट शटडाउन का बात कर रहे हैं। शटडाउन का कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट मतलब क्या? अगर मान लो एक कंपनी डिसाइड करे बिजनेस को टेम्पररली शटडाउन करना चाहता है, परमानेंट क्लोजर नहीं, टेम्पररली शटडाउन करना चाहता है, तो अगर टेम्पररली शटडाउन कर भी रहा है तभी कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता रहेगा। यानी टेम्पररली शटडाउन करने के बावजूद कुछ ना कुछ मेरा बिजनेस पे खर्चा लगेगा, वैसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शटडाउन कॉस्ट। तो देखो मेरा शटडाउन कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो लगातार इनकर होता रहेगा इवन इफ अ प्लांट इज टेम्पररली शटडाउन। आप लोग बोलेंगे ऐसा कॉस्ट क्या लगेगा? जैसे मान लो एक जगह जैसे कोविड का केस, कोविड में बहुत सारे बिजनेस को कुछ दिनों के लिए टेम्पररली बंद होना पड़ा। अब जब बिजनेस बंद हो गया तो रेंट लगना थोड़ी बंद हो गया, वो तो लग ही रहा है। जो परमानेंट स्टाफ लोग थे उनका सैलरी थोड़ी बंद हो गया। जो मेरा डेप्रिसिएशन है वो थोड़ी बंद हो गया, डेप्रिसिएशन तो होगा क्योंकि वो इफ्लक्स ऑफ टाइम की वजह से भी होता है। तो देखो मेरा वो सारा खर्चा जो भले टेम्पररली शटडाउन हुआ हुआ स्टिल लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। एग्जाम्पल रेंट, डेप्रिसिएशन या परमानेंट स्टाफ का सैलरी, ये सब। और ये सारा कॉस्ट कब एलिमिनेट होगा? जब बिजनेस को परमानेंटली हम क्लोज करें, तब वो सारा का सारा कॉस्ट एलिमिनेट या अवॉइड होगा। चलो डन। यानी शॉर्ट, सारा फिक्स्ड कॉस्ट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग टेम्पररी क्लोजर विल बी नोन एज शटडाउन कॉस्ट। फिर देखो वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसे ही अवॉइड हो जाएगा, कुछ बना ही नहीं रहे हैं। तो जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो अवॉइड नहीं हो पा रहा है, इवन तो हम लोग टेम्पररली बंद कर दिए, वैसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? शटडाउन कॉस्ट। अगला टर्म देखो क्या लिखा हुआ है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब क्या? संक, जो डूब गया। संक का मतलब क्या है? जो डूब गया। क्वेश्चन उठता है क्या डूब गया भाई? जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर दिए पास्ट में, जो कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट में इनकर कर दिए, वो मेरा शटडाउन कॉस्ट है, सॉरी वो मेरा संक कॉस्ट है। यानी संक कॉस्ट क्या है? वो सारा हिस्टोरिकल कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर हो गया। अब जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर हो गया, क्वेश्चन उठता है फ्यूचर में डिसीजन लेने में क्या कोई भी तरीका से रेलेवेंट है? आंसर है नहीं। और डिसीजन मेकिंग के लिए खाली वही रेलेवेंट होता है। तो जो जब डिसीजन लेंगे हम लोग किसका लेंगे? पास्ट का थोड़ी डिसीजन लेते हैं, पास्ट तो भैया हाथ से गया, तो डिसीजन लेके फायदा नहीं है। और डिसीजन किसका लेंगे? फ्यूचर का। तो मेरा डिसीजन के लिए क्या रेलेवेंट होता है? जो फ्यूचर में कॉस्ट लगेगा, जो फ्यूचर में बेनिफिट आएगा। पर वही अगर बाई चांस कॉस्ट ऑलरेडी लग गया है, पास्ट में लग गया है, संक कॉस्ट, उस पर दिमाग मत लगा। तो देखो मेरा संक कॉस्ट क्या है? वो हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट, जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर हो गया। ये सारा कॉस्ट जो ऑलरेडी पास्ट में इनकर हो गया, और ये कोई भी ऑल्टरनेटिव्स के चॉइस को अफेक्ट नहीं करेगा। यानी आपको जो डिसीजन लेना है लो, उसका इस कॉस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा क्या रहेगा? संक कॉस्ट। एग्जांपल देखो, मान लो एग्जांपल, मेरे पास ऑलरेडी एक जगह परचेज किया हुआ है, ऑलरेडी हम उसका पैसा दे चुके हैं, ऑलरेडी मेरे पास जगह आज के दिन पड़ा है। अब मेरे को ये डिसाइड करना है इस जगह में हम रेस्टोरेंट खोले या सिनेमा हॉल खोले, या हम यहां पे खुद पढ़ाने बैठ जाए, या हम उसको रेंट पे दे दे। तो ये जो भले चार डिसीजन लेना है, क्वेश्चन उठता है जो जगह को परचेज करने का कॉस्ट ऑलरेडी लग गया था, क्या वो रेलेवेंट है? नहीं है। बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी डिसीजन लेना है ले, वो कॉस्ट तो ऑलरेडी लग चुका है पास्ट में, जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया उसको क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट।
मान लो कोई मटेरियल हम ऑलरेडी परचेज करके बैठ गया था और मेरे पास स्टोर्स में पड़ा हुआ है, ऐसी फालतू स्टोर्स में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है। और अगर कोई काम का है ही नहीं, मेरा वो यूज होना ही नहीं है, और इस बीच में अगर बाई चांस कोई एक स्पेशल चीज के लिए मेरा यूज हो जाए और उसके लिए मेरे को कम से कम सेलिंग प्राइस निकालना पड़े, तो क्वेश्चन उठता है उसका हम क्या परचेज वैल्यू लेंगे मटेरियल का? नहीं लेंगे। क्योंकि डिसीजन लेना है, वो कॉस्ट मेरे लिए क्या है? एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। जो पास्ट में ऑलरेडी रिसर्च का काम हो गया, तो जो कोविड के लिए बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ फार्मा कंपनी के द्वारा कि भैया किस तरह का मेडिसिन इन्वेंट किया जाए, आप कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ फेल हो गए। तो ये जो फेल भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है? जो ऑलरेडी पास्ट में रिसर्च का काम हो गया वो सम कॉस्ट है। अब उसको वापस सोच के फायदा नहीं है फ्यूचर में कोई फर्दर डिसीजन लेने के लिए। तो ध्यान देना, सम कॉस्ट क्या है? जो ऑलरेडी पास्ट में लग गया। एग्जांपल, ओन प्रीमाइसेस का डेप्रिसिएशन, या खुद का वही प्रीमाइसेस, ऑलरेडी मटेरियल पास्ट में परचेज किया हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड इन पास्ट, सब क्या है? सम कॉस्ट। डन। नेक्स्ट, और मेरा अगला वर्ड है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन, प्री मतलब पहले, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के पहले। जनरली प्री प्रोडक्शन में क्या आएगा? मतलब जब एक मशीन का सेटअप होता है, तो ऐसा नहीं है मशीन का सेटअप करने के बाद तुरंत हम लोग फ्री गुड्स बनाना शुरू कर देते हैं। पहले ट्रायल रन होता है और बहुत सारा प्रिलिमिनरी रन होता है और बहुत सारा डेवलपमेंट का कॉस्ट लगता है जो प्रॉपर प्रोडक्शन होने के पहले लग रहा है। तो जनरली किसमें लगता है? कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लाइन, कोई नया आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके पहले बहुत सारा कॉस्ट इनकर होता है। तो जो उसके पहले मेरा सारा कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? वो सारा डेवलपमेंट कॉस्ट, ट्रायल रन का कॉस्ट, प्रिलिमिनरी कॉस्ट जो कब लग रहा है? प्रोडक्शन के पहले। न्यू प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट आ रहा है और फॉर्मल प्रोडक्शन के पहले जो मेरा कॉस्ट लगा वो क्या है? प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। और एक हमारा रेलेवेंट कॉस्ट। और रेलेवेंट का मतलब क्या? जो चीज रेलेवेंट है क्या चीज में? डिसीजन मेकिंग में। यानी जो खर्चा आज जो मेरा डिसीजन को लेने में रेलेवेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेलेवेंट कॉस्ट। कोई भी कॉस्ट ऐसा होता है जो भले ही लग गया या लगेगा पर मेरा डिसीजन लेने में रेलेवेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। यानी रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फ्यूचर में लगेगा और अलग अलग ऑल्टरनेटिव में अलग अलग लगेगा। मान लो मेरे पास 3 ऑप्शन है और एक पर्टिकुलर कॉस्ट तीनों में सेम लगेगा, तो क्वेश्चन उठता है वो क्या मेरा डिसीजन बदल देगा? नहीं, जो ऑप्शन ऑप्ट करना है कर वो कॉस्ट तो सेम लगेगा, तो इररेलेवेंट है। जैसे मान लो जो एग्जांपल दिए थे, एक जगह में हम रेंट पे तो लेंगे, 100% श्योर है लेंगे, मेरा कमिटमेंट बन गया, अग्रीमेंट हो गया है। हम पढ़ाए या रेस्टोरेंट खोले या सिनेमा हॉल खोले, मेरा जो रेंट है वो 1 लाख रुपया सबके अंदर में लगेगा और मेरा इसका कमिटमेंट दिया जा चुका है। तो कॉस्ट फ्यूचर में लगेगा पर तीनों ऑप्शन के अंदर में एब्सोल्युटली सेम है। तब क्वेश्चन उठता है ये कॉस्ट क्या मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं है, ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो मेरा रेलेवेंट होता है क्या लेने में? डिसीजन लेने में। तो क्वेश्चन उठता है क्या क्या चीज रेलेवेंट है, क्या क्या चीज नहीं है। तो एक बार फटाफट देखते हैं नीचे। सन कॉस्ट जो पास्ट में लग गया नॉट रेलेवेंट, पढ़े थे। मेरा वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट है, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा, कम बनाएंगे कम लगेगा। अगला कमिटेड फिक्स कॉस्ट नॉट रेलेवेंट, जस्ट एग्जांपल दिया, रेंट फिक्स कॉस्ट है और कमिटमेंट दिया हुआ है भाई हम तो जगह लेंगे। पर वही अगर डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट है, डिस्क्रिशनरी मतलब क्या? मेरे डिस्क्रिप्शन पे इधर हम खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। कोई ऑप्शन आउट के खर्चा करेंगे, ऑप्शन आउट नहीं किए खर्चा नहीं करेंगे, तब ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? एक रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है ना? तो ये था हमारा रेलेवेंट कॉस्ट। इसके अलावा वेल अब आगे इजी चीज है। नेक्स्ट देखो, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होता है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या कॉस्ट है जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बनाएंगे उतना कॉस्ट लगेगा, कम बनाएंगे कॉस्ट कम लगेगा। जनरली जब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं उस समय वो सारे कॉस्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं। जनरली इसके अंदर में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, बहुत सारा ओवरहेड का खर्चा आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ये सारा का सारा मेरा क्या है?
प्रोडक्ट कॉस्ट। अब ये मत सोचना इसमें खाली वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिक्स कॉस्ट भी आएगा। अब फैक्ट्री को लेना पड़ेगा रेंट पे, तभी तो प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा लगना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो देखो इवन तो ये फिक्स कॉस्ट है पर स्टिल रेलेवेंट कॉस्ट है। ये नहीं पता प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, अब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा, इसमें वेरिएबल भी आएगा और सारा सारा फिक्स कॉस्ट भी आ रहा है। वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों आ रहा है। एक होता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या? वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे डिपेंड ना करे पर एक पीरियड पे डिपेंड करे। तो यहां पे हम लोग उसको रेवेन्यू के अगेंस्ट में एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं, पर प्रोडक्ट में हम एट्रीब्यूट नहीं कर पाता। जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे का कॉस्ट, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है? पीरियड कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एक होता है, एक्सप्लिसिट एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट आउट ऑफ पॉकेट, यानी जो जहां पे असली में मेरा खर्चा लगेगा, कैश लगने वाला है। दे रेफर टू कॉस्ट जहां पे पेमेंट ऑफ कैश होगा, या बैंक, मतलब कैश इंक्लूड बैंक। सैलरी में देना पड़ेगा पैसा, वेजेस में देना पड़ेगा, पोस्टेज में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट में देना पड़ेगा, टेलीग्राम में देना पड़ेगा, मटेरियल खरीदे देना पड़ेगा। ये सारा क्या है? एक्सप्लिसिट। उल्टा क्या होता है? इसका ऑपोजिट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट, जहां पे मेरा कोई कॉस्ट लगेगा नहीं, ये इंप्यूटेड कॉस्ट है। एग्जांपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है ना। लास्ट क्लासिफिकेशन है, एक कॉस्ट होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल जो विद इन द कंट्रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस को कंट्रोल किया जा सकता है, कहीं फालतू वेस्टेज ना हो। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जो विच कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। और कुछ पढ़ने का नहीं था इसमें। अब एक आखिरी जो टेबल है ये हम लोग पढ़ेंगे, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो वापस से थ्योरी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं फटाफट। ये भी आप लोग चाहो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में कभी कभी पूछता है इससे क्वेश्चन। देखो, मेरा कौन सा इंडस्ट्री में किस तरह का मेथड ऑफ कॉस्टिंग लगेगा ये हम लोग को जानना है। आप लोग देखेंगे ना, मैक्सिमम सुना हुआ रहेगा जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो सब सुना हुआ है। एक दो नया मेथड ऑफ कॉस्टिंग जानेंगे, बाकी आप लोग को एनीवेज आता है। चलो जरा पढ़े क्या है। पहला देखो मेरा क्या है, जब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे गुड्स बनाना पड़ेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे गुड्स बनाना पड़े एक ही यूनिट, यानी एक कस्टमर आया वो एक यूनिट बनवाएगा लेके चला जाएगा, दूसरा आएगा एक बनाएगा बनवा के चला जाएगा, तीसरा आएगा अलग तरह से अपना बनाएगा बना के चला जाएगा। तो जब कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, वहां पे क्या लगाते हैं? जॉब कॉस्टिंग। तो यहां पे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हर जॉब या असाइनमेंट या ऑर्डर का खर्चा क्या लगा। इसका सुपर क्लासिक एग्जांपल है इंटीरियर डेकोरेशन। और वही अगर बाई चांस एक कस्टमर आए और सेम तरह का बहुत सारा गुड्स लेके जाए, दूसरा कस्टमर आया वो अलग तरह का बहुत सारा गुड्स लेके जा रहा है, यानी कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है पर एक नहीं एक से ज्यादा यूनिट बनता है, सिमिलर यूनिट, तो वो जब बनाएगा वो एक बैच में बनाएगा। तो यहां पर क्या फॉलो करेंगे? बैच कॉस्टिंग। यहां कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर ईच बैच क्या लगा। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है फार्मा कंपनी या प्रिंटिंग। आप सोचो जब कॉस्ट का बुक प्रिंट करवा रहा है तो मेरे लिए एक साथ में बहुत सारा कॉस्ट का बुक प्रिंट करके देगा। जब एफएम का करवा रहा है वो मेरे लिए अलग से एफएम का प्रिंट करके देगा। कोई और दूसरा टीचर आके टैक्स का करवा रहा है वो अलग से करके देगा। अकाउंट्स टीचर अकाउंट्स का करवा रहा है वो अलग से करके देगा। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अलग अलग बुक, सबको सेम बुक थोड़ी दे देगा, सबका अलग अलग है, पर एक नहीं एक से ज्यादा यूनिट्स है, क्या लगेगा? बैच कॉस्टिंग। या विजिटिंग कार्ड बनाए, अब हम बनाएगा तो रंजन का बनवाएगा, आप बनवाएंगे आप अपना बनवाएंगे, गौरव बनवाएगा वो गौरव अपना बनवाएगा। तो यहां पे क्या लगेगा? बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क।
पर वही अगर बाई चांस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, फ्लाईओवर, वॉल्स, ये सब क्या लगने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पता था आप लोग। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शिप बिल्डिंग भी इसमें आता है, ध्यान देना। रोड, ब्रिज, सिविल कंस्ट्रक्शन तो पता है, शिप बिल्डिंग, एक शिप बनाना एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये नहीं कि आज ऑर्डर दिया कल शिप बन के रेडी हो गया, डूब जाएगा, बनेगा ही नहीं, डूबेगा क्या। तो यहां पे क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एग्जाम में शिप बिल्डिंग जनरली पूछता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अब अगर एक ही प्रोडक्ट बनाना है, देखो अभी तक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, जब एक ही प्रोडक्ट बनाना है और उसी का सिमिलर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या लगेगा? अगर एक ही प्रोसेस है तो प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगेगा। अगर बहुत सारा प्रोसेस रहे तब प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है या ऑपरेशन कॉस्टिंग लगता है। जैसे एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी, शुगर, ये सब। पर एक ही प्रोसेस रहेगा तो आप एक ही प्रोसेस है, उसका नाम क्या देते हैं? यूनिट आउटपुट या सिंगल कॉस्टिंग। कि उस प्रोसेस में जो खर्चा लगा वही टोटल खर्चा है। तो इसके एग्जांपल में क्या आएगा? पेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेंट एक ही प्रोसेस में बन जाता है। ब्रिक वर्क्स, क्वारीज, ये सब कुछ एक ही प्रोसेस में बनता है। ये सब कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। अब कोई कोई ऐसा होता है ना जहां पे बहुत तरह का मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस या एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। यानी एक इंडस्ट्री से काम नहीं चलता, बहुत सारा इंडस्ट्री मिला के काम होता है, मतलब बहुत सारा का एक साथ में इनपुट आता है। जैसे ऑटोमोबाइल को असेंबल करना, टायर कोई बना कर दिया अपना, बाकी बॉडी अपना बनाया, जो मिरर है वो अपना बनाया, इंजन है कोई और बनाया, तो सब कोई अलग अलग बना के दे रहा है, वो असेंबल कर रहा है। जब टीवी बनता है उसमें बहुत सारा पार्ट बनता है और हर एक पार्ट अलग अलग प्रोसेस से बनता है। और कंप्यूटर बनता है तो बहुत सारे पार्ट को असेंबल करता है और हर एक पार्ट अलग अलग प्रोसेस से बनता है। तो इसको हम लोग क्या यहां पे क्या लगाते हैं? मल्टीपल कॉस्टिंग। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा मेथड जो ऊपर में प्रिस्क्राइब है वो लगता है। प्रोडक्शन ऑफ टीवी, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, असेंबली, ये सब कुछ। और लास्ट में जो सर्विस रेंडर कर रहा है क्या लगेगा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एग्जांपल आप लोगों को पता है, ट्रांसपोर्ट, होटल, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, जो जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पढ़े थे। डन। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट होता है खत्म, जो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम में थ्योरी के लिए। चलो डन। हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर में। एक बार आ जाते हैं यहां पे। हम लोग ने चैप्टर 1 कर लिया। चैप्टर 2 एनीवेज कॉस्ट शीट, जब कॉस्ट शीट पढ़े थे पढ़ लिए थे, 3-4 हो गया। अब हम लोग चैप्टर 5, 6 ये सब में चलते हैं। चैप्टर 5 पेज, मेरा पेज नंबर शायद आप लोग से मैच करे तो अच्छा, नहीं मैच करे तो जो भी पेज रहे वो आप वहां पहुंच जाना। चैप्टर का नाम है ओवरहेड। यकीन मानो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, कि इसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा थ्योरी जो हम लोग पढ़ रहे थे ओवरहेड चैप्टर, तो उसमें साथ में कवर कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं ओवरहेड। ओवरहेड, पहला क्वेश्चन उठता है ओवरहेड का मतलब क्या, ये हम बताया था। ओवरहेड क्या चीज को डिनोट करता है? सारा का सारा इनडायरेक्ट खर्चा। यानी मेरा जितना भी, याद करो हम इसको इस तरीका से बनाते थे, कॉस्ट 3 तरीका का होता था। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये वापस रहता था 2-2 तरीका का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सारे डायरेक्ट वाले को जोड़ दो, क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। सारे इनडायरेक्ट वाले को जोड़ दो, क्या मिलेगा? ओवरहेड। तो मेरा ओवरहेड क्या आएगा? एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट। तो ये हमारा ओवरहेड। ओवरहेड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत अलग अलग कैटेगरी में। एक तो नेचर वाइज, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस। अगला फंक्शन वाइज ओवरहेड, वापस हम लोग बांट सकते हैं 4 तरीका से। अगर फैक्ट्री में लगे फैक्ट्री ओवरहेड, हेड ऑफिस में लगे एडमिन ओवरहेड, सेल्स को बढ़ाने में लगे सेलिंग ओवरहेड, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में लगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और नॉर्मेलिटी के हिसाब से नॉर्मल है या अब नॉर्मल, कंट्रोल के हिसाब से कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल।
जस्ट अभी चैप्टर 1 में पढ़ के आए, एग्जैक्ट वैसा यहां पर बात था। डन? चलो अभी काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर पढ़ने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट में जाके ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना। ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने के लिए हमारा बहुत सारा स्टेप होता था। याद करो, पहला स्टेप होता था कॉस्ट एलोकेशन। ऑल्दो पढ़ा हुआ है, स्टिल हम जल्दी से रिपीट करते हुए चलते हैं। एलोकेशन का मतलब क्या? अगर बाई चांस कोई खर्चा हम लोग डायरेक्टली असाइन कर पा रहे हैं, या अलॉट कर पा रहे हैं, या आइडेंटिफाई या रिलेट कर पा रहे हैं किस डिपार्टमेंट में क्या लगा, किस कॉस्ट सेंटर में क्या लगा, हम लोग क्या करेंगे? एलोकेशन। तो असाइन या अलॉट कर रहे हैं पूरे कॉस्ट को, यार इसी डिपार्टमेंट में पूरा कॉस्ट लगा है, एलोकेशन। आइडेंटिफाई डायरेक्टली हो पा रहा है किसी डिपार्टमेंट से, तो हम लोग क्या करते हैं? एलोकेशन। ठीक है। अपोर्शनमेंट। अब एलोकेशन करने के बाद बहुत सारा खर्चा ऐसा बच जाता है और जो डायरेक्टली किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करता, तो ये टोटल कॉस्ट को मुझे उस सारे के सारे कॉस्ट सेंटर में एक अप्रोप्रिएट सूटेबल रैशनल बेसिस में बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं? अपोर्शनमेंट। यानी मेरा अपोर्शनमेंट के अंदर में क्या होगा? यहां पे हम लोग बांटेंगे एक अप्रोप्रिएट बेसिस में अपोर्शनमेंट। ये बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है और इसको पढ़ने मत बैठ जाना। ये ऑलरेडी हम लोग जब क्लास में पढ़े थे, या जब भी आप लोग प्रैक्टिकल में किए होंगे, आप लोग जरूर डिस्कस किए होंगे। जैसे रेंट एरिया पे डिपेंड करता है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वैल्यू मशीन पे डिपेंड करता है, पावर केडब्ल्यूएच पे, हॉर्स पावर पे डिपेंड करता है, लाइटिंग चार्जेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये सारा का सारा ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है काफी। एलोकेशन हो गया, अपोर्शनमेंट हो गया, मतलब मेरा सारा कॉस्ट हर डिपार्टमेंट में पहुंच गया। और इसके बाद अगले स्टेप में मुझे क्या करना है? रीअपोर्शनमेंट, जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को फिर से बांटना है किसमें? प्रोडक्शन के बीच में। यानी रीअपोर्शनमेंट के अंदर में कुछ नहीं करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वापस से बांटेंगे, सर्विस को वापस से बांटेंगे प्रोडक्शन के बीच में। क्यों? कारण क्या है कि इवेंचुअली जब फैक्ट्री में खर्चा लग रहा है, क्यों? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो डायरेक्टली लगा वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया, और जो भाई जो सर्विस डिपार्टमेंट बना है, किस लिए बना है? उसको हेल्प करने के लिए तो बना है, तो उसके कॉस्ट को बीच में बांटना पड़ेगा, क्या बोल के? रीअपोर्शनमेंट। इसका क्या क्या मेथड था? पहला हमारा था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड खाली प्रोडक्शन में जाएगा। अगला, जहां पे सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड सर्विस और दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा। उसमें एक होता है रेसिप्रोकल, एक होता है नॉन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? सब कोई एक दूसरे को सर्विस देंगे और लेंगे। इसका कैलकुलेशन के लिए एक बोका मेथड था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करता था साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओ माय गॉड, स्टेप डाउन यहां नहीं है। नॉन रेसिप्रोकल मतलब क्या? एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो सबको सर्विस देगा पर किसी और से लेगा नहीं। दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट जो सबको सर्विस देगा एक्सेप्ट पहले वाले को। तो यानी यहां पे बस जो देता है वो दे रहा है, किसी और से ले नहीं रहा है। तो यहां पे हम लोग का क्या होगा? नॉन रेसिप्रोकल। इसका नाम यहां पे स्टेप डाउन या स्टेप लैडर मेथड। एलोकेशन हुआ, अपोर्शनमेंट हुआ, रीअपोर्शनमेंट हुआ, मेरा सारा ओवरहेड कहां पहुंच गया है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच। अब इसके इसको डिवाइड करना है एक सूटेबल बेस से, क्या निकालने के लिए? ओवरहेड रिकवरी रेट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। प्लीज यहां से मत पढ़ना, ऑलरेडी हमारा कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। इसमें बहुत सारा बेस होगा। इधर क्या रहेगा? नंबर ऑफ यूनिट, क्या रहेगा? लेबर, डायरेक्ट वेजेस, या डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, पर जनरली क्या फॉलो करते हैं? मशीन और लेबर आदि। ये होगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में। ये किस में रहेगा? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। ठीक। अब एक और ये ओवरहेड का रिकवरी रेट आ गया। ये ओवरहेड का रिकवरी रेट आने के बाद इसी रेट पे हम लोग साल भर अपने कस्टमर से ओवरहेड के अमाउंट को रिकवर करेंगे। मान लो साल भर में हम लोग रिकवर किए, हाँ यहां लिखते हैं, मान लो साल भर में हम लोग रिकवर किए कस्टमर से 5 लाख, और साल के एंड में देखिए यार मेरा एक्चुअल में खर्चा लग गया 6 लाख।
तो देखो, रिकवर किए 5 पर खर्चा लग गया 6, यानी 1 लाख खर्चा ज्यादा लिखा, और रिकवर कम हुआ। तो अगर रिकवर कम हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर रिकवरी। क्वेश्चन उठता है ये जो अंडर रिकवरी हुआ वो कितने रुपए का हुआ है? 1 लाख का। ठीक है ना? खर्चा 6 लाख लगा पर रिकवर खाली 5 किए, तो रिकवर कम किए, ये क्या है? अंडर रिकवरी। अब एग्जाम के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी क्या होगा? 3 ट्रीटमेंट है। पहला, इधर हम लोग क्या करें, अगर मान लो अंडर रिकवरी का अमाउंट सिग्निफिकेंट है, बहुत बड़ा अंडर रिकवरी का अमाउंट है, तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको आगे रिकवर करने का। क्वेश्चन उठता है किस साल रिकवर करने का? जो इस साल गुड्स बना ना उसी से रिकवर करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। जैसे मान लो 1 लाख रुपया है, तुम लोग को याद आ जाएगा हम लोग क्या करते थे, इसको 3 जगह बांटते थे, कितना एफजी बेचे, कितना क्लोजिंग एफजी रह गया, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। मान लो इसका 8000 यूनिट है, इसका 1500 यूनिट है, इसका 500 यूनिट है, कुल मिलाकर कितना है? 10,000 यूनिट। तो हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे। अंडर रिकवरी था 1 लाख, बेस कितना है? 10,000, और रेट कितना है? 10 रुपया पर यूनिट। तो 8,000 इंटू 10 80,000, यहां 15,000, यहां 5,000। तो देखो जो मेरा एफजी और डब्ल्यूआईपी है वो तो मेरे हाथ में रह गया, तो इसमें जो वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड किए वो कम था, वो ऐड कर देंगे। बोलते ना सप्लीमेंट लो, सप्लीमेंट का मतलब और ऐड कर देंगे। तो पहला है सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, कब? जब वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। और वही अगर मान लो अंडर रिकवरी बहुत ही इनसिग्निफिकेंट छोटा सा अमाउंट है, उतना माथा पच्ची नहीं करते, पूरा मानते आप नॉर्मल नेचर का कहां ट्रांसफर कर देते हैं? करंट ईयर के कॉस्टिंग पीएल। सिग्निफिकेंट है तब तो दिमाग लगा, इनसिग्निफिकेंट में क्यों माथा लगाना है, ट्रांसफर कर देना कॉस्टिंग पीएल में। तीसरा तरीका क्या होता है, हम लोग इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यानी कभी कभी अंडर रिकवरी को हम लोग अगले साल ट्रांसफर कर देते हैं। कब? जब मेरा मन होता है जितना अंडर रिकवरी हम अगले साल पूरा कस्टमर से रिकवर करें। पर देखो ये चीज करना सही नहीं है, कि देखो करंट ईयर का अंडर रिकवरी है ना, तो करंट ईयर में ही हिसाब लगा लेना चाहिए, उसको अगले साल थोपना नहीं चाहिए, और जो है वो है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी में आएगा 3। पहला सिग्निफिकेंट वैल्यू सप्लीमेंट्री रेट, अगला इनसिग्निफिकेंट माइनर इममटीरियल वैल्यू कॉस्टिंग पीएल, तीसरा ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर। ठीक, एग्जाम में 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको इसको लिखकर समझाना है, और आप लोग चाहो तो नीचे में एक छोटा सा इलू बनाकर आप लोग ये तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो डन। अगर बाई चांस ओवर रिकवरी रहा तब भी एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट होगा, बस उल्टा हो जाएगा। अंडर रिकवरी नुकसान है, ओवर रिकवरी फायदा है, अदरवाइज ट्रीटमेंट वही है। चलो नेक्स्ट मेरा क्या है, अब जो हम लोग ओवरहेड रेट निकालते हैं वो 2 तरह का होता है, ये वापस से हमारा पढ़ा हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल या ब्लैंकेट ओवरहेड रिकवरी रेट, यानी पूरे फैक्ट्री का एक रेट। इसका उल्टा, सिंगल का उल्टा क्या होता है? मल्टीपल या डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट। सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट में हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे एंटायर फैक्ट्री के ओवरहेड को एक साथ निकालते हैं और बेस से डिवाइड करते हैं। देखो ये चीज खाली उसी में कर सकते हैं जहां पे एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और पूरा डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म टाइम लगता है, बड़ा स्टैंडर्डाइज चीज है। और वही अगर मान लो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाए और हर प्रोडक्ट को बनाने में किसी डिपार्टमेंट का ज्यादा टाइम लगता है एक प्रोडक्ट में, दूसरे डिपार्टमेंट का ज्यादा टाइम लगता है दूसरे प्रोडक्ट में, तब सिंगल रेट निकालना गलत हो जाएगा। तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या लगाएंगे? मल्टीपल या डिपार्टमेंटल ओवरहेड रिकवरी रेट, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग से हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे। ये एनीवेज हमारा पड़ा हुआ था। एक लास्ट बात है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या प्रॉब्लम फेस होता है कि क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कंट्रोल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो चीज ऐसा है ना कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है।
कंट्रोल किस चीज को कर सकते हैं? जो इंटरनल फैक्टर है। और भाई जो एक्सटर्नल फैक्टर उसको कंट्रोल कैसे करेगा? अब कैसा नेचर ऑफ कंपटीशन उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है। कोई मोनोपोली मार्केट है, कुछ मार्केटिंग मत कर, और जहां पे भयंकर कंपटीशन है वहां पे मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अगला, मेरा फैक्ट्री मार्केट से कितना दूर है तो मेरे को उतना ज्यादा कैरेज आउटवर्ड या वेयरहाउस या इंश्योरेंस ऑफ एफजी का खर्चा लगेगा। तो ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है। अगला, कस्टमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसके लाइकिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए मेरे को मार्केटिंग करना पड़ता है। और सिंस ये पॉलिसी मैटर हो गया कि मेरा पॉलिसी है इस साल इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, तो कंट्रोल की क्या क्या करेंगे? जब पॉलिसी है प्रमोट करना तो करना, जब पॉलिसी प्रमोट नहीं करना तो नहीं करना। तो ये एक्सपेंस जनरली पॉलिसी नेचर का होता है। हालांकि स्टिल इसको हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के द्वारा। क्या क्या कर सकते हैं? पहला, पिछले साल से कंपेयर कर कि खर्चा ज्यादा या लगा या कम। अगला, बजट बना और बजट के हिसाब से एक्चुअल को कंपेयर कर वेरिएंसेस निकाल। अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे सेल्समैन पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो मैनेजर उस पे, कि आपको इसी कॉस्ट के अंदर में ये प्रोडक्ट को तैयार करके देना है। तो इस बहाने फिर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डन। चलो इसी के साथ हमारे चैप्टर ओवरहेड का थ्योरी होता है खत्म। इसका रीजन ये था ना, हम लोग का मैक्सिमम थ्योरी ऑलरेडी क्लास में पढ़ना हो गया था, इसी वजह से यहां पर उतना टाइम हम लोग को डिवोट करने की जरूरत नहीं था। चलो एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारा अगले चैप्टर का थ्योरी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। चलो आते हैं। वापस से मैक्सिमम थ्योरी हमारे चैप्टर का पढ़ना हो गया। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत है हम लोग जान लेंगे। वेल, पहला, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? याद होगा जीएलए का एक और नाम था कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये इसका एक और नाम था नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट। जनरल लेजर एडजस्टमेंट या नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल एक ही बात है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और इसका काम क्या है? बस खाली डबल एंट्री को पूरा करना। जनरली हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर में हर बैलेंस शीट का सारा लेजर बनता है। बैलेंस शीट में जो अकाउंट आता है सबका लेजर बनता है, कैश का, बैंक का, डेटर, क्रेडिटर, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। पर कॉस्ट अकाउंट्स के नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर में ये सब लेजर्स नहीं बनता। ये सारे के सारे अकाउंट को एक सिंगल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम क्या है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ठीक, तो जनरली इसका बैलेंस किसके बराबर आएगा? जो इम्पर्सनल अकाउंट है उसका टोटल एग्जैक्ट इसके बराबर आएगा। एनीवेज हमें पता था ये बात। एक होता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड मुझे पता है। दो सेट ऑफ अकाउंट्स है, एक है फाइनेंशियल, एक है कॉस्ट। अलग अलग मेंटेन करे तो नॉन इंटीग्रेटेड। दोनों को जोड़ दे क्या बोलेंगे? इंटीग्रेटेड। यानी इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के अंदर में जनरली क्या रहता है? कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को एक ही सेट ऑफ बुक्स में हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। यहां पे सेपरेट, दिस सिस्टम अवॉइड्स द नीड फॉर सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स। अलग अलग सेट ऑफ अकाउंट नहीं बनाना, तो बेस्ट पार्ट है रिकंसिलिएशन भी नहीं करना। तो इसी वजह से काफी हद तक मेरा एफर्ट में सेविंग्स हो जाता है। द क्वेश्चन ऑफ रिकंसाइलिंग प्रॉफिट डज नॉट अराइज, क्योंकि एक ही प्रॉफिट है, मर्ज किया हुआ है। एग्जाम में जनरली क्या पूछता है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, इंटीग्रेटेड का फायदा क्या? रिकंसिलिएशन नहीं बनाना। एक ही सेट है तो भैया कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अगर है ही नहीं तो क्या रिकंसाइल करेंगे? एक ही सेट है। अगला, एफर्ट कम लगेगा। अगला, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। और सिंस एफर्ट कम लगेगा, टाइम उतना नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस सा बात है एक्सपेंसिव नहीं, इकोनॉमिकल प्रोसेस। और वही अगर बाई चांस हम लोग दो अलग सेट बनाते तो भैया दो एफर्ट लगता, टाइम कंज्यूम डबल हो जाता, ये इकोनॉमिकल नहीं एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता और रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता। यानी जो नॉन इंटीग्रेटेड का डिसएडवांटेज है, इंटीग्रेटेड का वही एडवांटेज है। एक सेट ऑफ अकाउंट
कम एफर्ट कम टाइम, इसीलिए खर्चा कम, रिकंसिलिएशन नहीं। एकदम सिंपल बात है, आप लोग को याद रखना है की पॉइंट्स। अंदर का वापस से बोल रहे रटना नहीं, अपने वर्ड्स में लिखना, खाली हेड पॉइंट्स आप लोग को आना चाहिए। यह एडवांटेज है इंटीग्रेटेड का। इसके बाद क्वेश्चन उठता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स के लिए कुछ कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए। क्या? पहला तो भैया मैनेजमेंट का डिसीजन चाहिए। मैनेजमेंट डिसाइड नहीं करेगा दोनों सेट को इंटीग्रेट करना है या नहीं, और किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक करना है, उस पर डिपेंड करेगा इंटीग्रेटेड सेट ऑफ अकाउंट्स कितना अच्छा मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट, एक ढंग का कोडिंग सिस्टम में अवेलेबल करवाना जरूरी है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट में जो कॉमन चीज है उसको एक साथ कर पाए, जो अलग अलग है उसको उसके लिए अलग कोड रहे, ताकि झमेला ना रहे। जैसे बहुत सारा प्रोविजन और होता है इंटरिम अकाउंट्स में, जो क्वार्टरली अकाउंट बनता है लिस्टेड कंपनीज का, उसका पहले से अग्रीड अपॉन होना जरूरी है। एक कोडिंग सिस्टम होना चाहिए। एक सुपर इंपॉर्टेंट बात, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। ऑल्दो सेम सेट ऑफ अकाउंट्स है, पर भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहा है, सीएमए कॉस्ट अकाउंट्स बना रहा है, या इंटरचेंजेबली, या एक ही दोनों बना रहा है, क्योंकि दोनों को दोनों आता है, तो बेस्ट पार्ट है ये। तो यहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, कि ऐसा नहीं है कि कोई एक एस्पेक्ट इग्नोर हो जाए। तो कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स। जर्नलिटीज पढ़ेंगे नहीं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं। एग्जाम के अंदर में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या रीजन है फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल। ये बहुत डिटेल में पढ़े थे जब चैप्टर पढ़े थे, वापस रिपीट करने का सेंस नहीं है। चल एक बार आप लोग को जल्दी से रिवाइज करवा देते हैं। कोई कोई आइटम ऐसा होता है जो खाली फाइनेंशियल में आता है, कुछ कुछ खर्चा खाली फाइनेंशियल में आया, जैसे कि फाइन्स, पेनल्टी, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, अंडरराइटिंग कमीशन, डोनेशन, ये सब कॉस्ट में नहीं आता। कोई कोई इनकम है जो खाली फाइनेंशियल में आया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल। कुछ कुछ अप्रोप्रिएशन है जो खाली फाइनेंशियल में आएगा, डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व। तो देखो ये सारा आइटम खाली फाइनेंशियल में आएगा, यानी फाइनेंशियल के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, कॉस्ट को नहीं, तो प्रॉफिट डिफरेंस हो गया। कुछ कुछ ऐसा आइटम है जो खाली कॉस्ट में आता है। जनरली उसके अंदर में क्या रहता है, खाली अपॉर्चुनिटी इंप्यूटेड नॉशनल कॉस्ट। आज की क्लास में शुरुआत में पढ़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट फाइनेंशियल में नहीं आता, और इसके लिए काफी रेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो कॉस्ट अकाउंट का पार्ट बनेगा। यानी कॉस्ट का खर्चा बढ़ाएगा, इसके प्रॉफिट को कम कर देगा, पर फाइनेंशियल का नहीं करेगा। तीसरा क्या रहेगा, अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। फोर्थ क्या रहेगा, स्टॉक वैल्यूएशन का डिफरेंस हो सकता है, कारण क्या, फाइनेंशियल के अंदर में लगाते हैं कॉस्ट एंड एवरेज विच एवर इज लोअर, जबकि वेट और वहां पे फीफो वेटेड एवरेज खाली 2 लगता है, जबकि हमारे कॉस्ट के अंदर में ओनली एट कॉस्ट और कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, फीफो या लिफो या वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज, कुछ भी लगा देते हैं। और एक आखिरी, डिफरेंस इन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल में खाली एसएलएम या डब्ल्यूडीवी है, जबकि कॉस्ट के अंदर में मशीन आर के बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है। डन। तो एनीवेज हमारा पढ़ा हुआ था, एक फटाफट क्विक रिवीजन भी हो गया। चलो आई थिंक इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंट का थ्योरी भी होता है खत्म। नेक्स्ट एक काम करते हैं हम लोग, आते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसका जल्दी से थ्योरी पढ़ लेते हैं। आप लोग प्लीज अपने इंडेक्स में खोजना, मेरे में पेज 137 है, आप लोग में पता नहीं क्या है, एक बार आप लोग प्लीज आना और करते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहा है, हम लोग ये थ्योरी में खाली उतना ही थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमारा क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बताता है वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, ये सारा टर्म हम लोग का ऑलरेडी डिस्कस करना हो गया है, तो ये वापस रिपीट करने का फायदा नहीं है। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हम लोग को ऑलरेडी पहले पढ़ना नहीं हुआ है, जो एकदम टिपिकल थ्योरी है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी। वेल फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहां लगता है, हम लोग को पता है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 1 साल के ऊपर लगता है, 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर।
एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, ये सब सारा का सारा काम साइट पे होता है। सारा खर्चा एग्जैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लगा, डायरेक्ट नेचर का होता है, वहां पे चार्ज कर देते हैं। और हेड ऑफिस का जो खर्चा है उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट में अपोर्शन करते हैं। पता था सब। अब जो इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम के लिए वो नीचे वाला है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग मार्क करेंगे। उसके अंदर में भी दो मेन है, बताएगा क्या। देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 तरह का। क्या है बताते हैं। पहले को बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। देखो, दो आदमी लोग थे, एक है कॉन्ट्रैक्टर, एक है कॉन्ट्रैक्टी। एक है कॉन्ट्रैक्टर, एक है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन, जो काम कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टी कौन, जिसके लिए कर रहा है। यानी ये असली में वर्क करने वाला है, एग्जीक्यूशन का काम ये करेगा काम का, और ये पेमेंट करेगा। पता है बात। अब काफी बार ये दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से फिक्स हो जाता है। जो भी हो जाए यही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। बस अगर कोई एडिशनल वर्क करवाया जो पहले सोचा था उसके अलावा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। जब मान लो ये थोड़ा खराब काम कर दिया या लेट हुआ तो उसका थोड़ा पेनल्टी डिडक्ट होगा। किससे, उसी फिक्स्ड प्राइस से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है, अग्रीड हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के बीच में, वो प्राइस क्या है, डिडक्शन होगा पेनल्टी डिफेक्टिव के लिए, एक्स्ट्रा पेमेंट होगा एडिशनल वर्क के लिए। नॉर्मली ऐसा ही होता है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे वो उसमें 95% क्वेश्चन ऐसा ही था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स रहता था। एक और होता है कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज। आप लोग बोलेंगे हाँ ये सुना हुआ है, तो बोला 90% ऐसा किए थे, 10% ऐसा किए थे। कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज के अंदर में क्या होता है, एक सिंपल सा बात, ये एक ऐसा क्लॉज है जहां पे लिखा रहेगा कि इन द इवेंट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज, मटेरियल या लेबर का जो रेट, प्राइस रेट जो शुरू में सोचा हुआ था, अगर एक्चुअल में उससे ज्यादा या कम हो जाए, तो भैया अगर ज्यादा हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा ज्यादा लगेगा, तब ये थोड़ा एक्स्ट्रा कंपेंसेट करवाना चाहेगा, इसको बोलेंगे एस्केलेशन। और वही अगर बाई चांस जितना रेट सोचा हुआ है उससे रेट कम हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टी को बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्केलेशन। तो एस्केलेशन के साथ डेस्केलेशन भी जनरली आता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर बाई चांस मटीरियल वेजेस का जो प्राइस या रेट है वो इंक्रीज हो, या कॉस्ट अगर कम हो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिक्रीज हो, म्यूचुअली डिटरमाइंड फॉर्मूला के बेसिस पे। तो देखिए दोनों को सेफगार्ड दिया चेंजेस इन प्राइस ऑफ मटेरियल के लिए। तो एक लिमिट के बियॉन्ड चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा, इसको बोलते हैं एस्केलेशन। ध्यान देना ये खाली चेंज इन प्राइस या चेंज इन रेट के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए नहीं। पर अगर स्टिल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए कि यार क्वांटिटी के लिए भी होगा तब रहेगा, पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि क्वांटिटी का ज्यादा लगाना वो उसका इनएफिशिएंसी है, उसके लिए हम क्यों पैसा देगा कॉन्ट्रैक्टी। तो इस वजह से खाली एस्केलेशन उसके लिए होता है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टी, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर। डन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट वाला वो हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यह आप लोग के लिए नया है जो आप लोग को जानना है। देखो, तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इजी था, कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशन क्लॉज ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ था, वो भी काफी इजी था। एक होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एग्जाम में जनरली इससे थ्योरी पूछता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या, देखो ये वाला क्लॉज कब लगता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर को बेचारे को कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि यार ये कंस्ट्रक्शन करने में अप्रोक्सीमेटली खर्चा क्या लगेगा, एक रीजनेबल उसको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितना कॉस्ट लगेगा। तब इस सिचुएशन में अगर ये फिक्स्ड प्राइस में बंध गया और मान लो खर्चा बहुत ज्यादा लग गया तो बेचारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एस्केलेशन का भी एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं जितना रेट बढ़ेगा एस्केलेशन लगता रहेगा। तो यहां पर क्या होता है ना, इस तरह के अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में
कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा भाई चल ठीक है, तेरा जितना भी खर्चा लगेगा पूरा हम देंगे। तो देखो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे निकलता है, जितना भी अलाउेबल कॉस्ट है ये नहीं, उल्टा सीधा सब कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया, प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन उठता है प्रॉफिट क्या रहेगा, आइदर ये एक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट रहेगा या ये एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा। तो देखा मेरा फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर में, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में अमाउंट फिक्स हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन में अमाउंट फिक्स हो गया था, और खाली रेट के चेंज होने पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आइदर बढ़ता था या गिरता था, बढ़ेगा एस्केलेशन, गिरेगा डिस्केलेशन। जबकि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या होगा, जितना मेरा कॉस्ट लगेगा लगा, प्लस प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा, और ये प्रॉफिट जनरली क्या रहेगा, एक परसेंटेज या एक फिक्स्ड अमाउंट। तो जब ये कब पॉसिबल है, जब इट कैनॉट बी द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी असर्टेन्ड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी, तब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टी कंपेंसेट करेगा फॉर ऑल अलाउेबल कॉस्ट। ओवर एंड अबव दीज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कॉस्ट या एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट। ठीक, तो देखो मेरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ की फीचर्स क्या क्या है, वही सेम बात को रिपीट किया, कब ये लगेगा, जब कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी असर्टेन्ड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। पता था ये बात। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का प्रेफर करना चाहिए जब मटेरियल का जो रेट है ना, पहला तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड के लिए मान लो 10-12 साल लगेगा। अब मटेरियल का रेट आज से 4-5 साल बाद क्या होगा मेरे को क्या पता, लेबर का रेट क्या होगा मेरे को क्या पता, यानी जिस समय रेट स्टेडी ना रहे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर स्टडी ना रहे और बहुत ज्यादा साल लगे, तो इसमें चले जा, ताकि तेरा लॉस तो नहीं होगा। इसके अलावा जो बहुत तरह का कॉस्ट है, क्या अलाउेबल कॉस्ट है पहले से अग्रीड अपॉन कर, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने का चांस ना रहे। तो इससे फायदा क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टी है उसको भी फेयर प्राइस मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको एटलीस्ट अब तक प्रॉफिट तो पक्का मिल जाएगा, जितना खर्चा लगा वो तो देगा, साथ में प्रॉफिट भी दे देगा। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। वो प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो पहले से प्री डिसाइड हुआ है, आइदर एज अ परसेंटेज, प्री डिसाइडेड प्रॉफिट आइदर एज अ परसेंटेज, एक फिक्स्ड लम सम। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज है पहला, जो फ्लक्चुएट होता था प्राइस ऑफ मटेरियल लेबर सर्विसेज, उसका रिस्क को ये अवॉइड कर दिया हमारा कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी को फेयर प्राइस मिल गया। इसके अलावा और क्या लिखा है सर, करेक्ट, कॉन्ट्रैक्टी के पास देखो राइट आ गया कि वो एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कारण क्या, जितना उसका खर्चा लगा वो पूरा देगा, तो उसके पास राइट है उस कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स को देखने का, क्योंकि उल्टा सीधा अनरीजनेबल खर्चा तो नहीं कर दिया। तो ये था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेज। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी। इसके अलावा वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड रिटेंशन मनी पूछता है, जो ऑलरेडी हमारा पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक बार देखते हैं हमारा फाइनली क्या क्या चैप्टर्स अभी तक कवर हो गया है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो हम लोग चैप्टर 11 तक कर लिए हैं। सिंस हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम लोग एक और चैप्टर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी वाला रिवीजन, जिसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आते हैं, मेरे बुक में पेज 204 है, आप लोग अपना वर्जन ऑफ बुक देखना कौन सा एडिशन है, उसके हिसाब से उसमें पहुंचना। चलो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहला बात, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, देखो नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कौन कैलकुलेट कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के व्यू पॉइंट से।
जिसमें वो एफिशिएंटली अगर काम किया जाए और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना किया जाए तो कॉस्ट क्या होना चाहिए वो निकालता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो कैलकुलेट कर रहा है मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जब हर चीज एफिशिएंटली हो और खाली रेलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर लगे, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना लगे तो जो खर्चा होना चाहिए एफिशिएंटली काम करने में, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये क्या चीज में काम आता है, जब सेलिंग प्राइस निकालना है साल के बिगिनिंग में कस्टमर को कोट करने के लिए, तब मेरा ये काम आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस में काम आता है। याद होगा इसी क्लास के बिगिनिंग में हम बोला था जब बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे कि कॉस्ट कंट्रोल एक तरह का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कॉस्ट रिडक्शन जो स्टैंडर्ड को ही कम कर देता है। तो कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस, तो क्या क्या एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने का, ये सब बस खाली आप लोग को पॉइंट्स थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो किए फायदा क्या, कॉस्ट कंट्रोल, बजट बनाना, वेस्टेज कम होगा, सेलिंग प्राइस फिक्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे, प्रॉफिट क्या है वो सब कुछ। कोई 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, पहला बात, स्टैंडर्ड खुद बनाना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगला, बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि काफी डिस्प्यूट होगा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, छोटा छोटा कंपनी काम नहीं कर सकता। और अगर मान लो कोई ऐसा कंपनी है जो सेम टाइप का प्रोडक्ट नहीं, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाए, जो रिपीटेटिव प्रोडक्ट नहीं बनाता, उसमें तो स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे। अगला, एम्प्लॉइज पे बड़ा खराब इफेक्ट होता है, अगर मान लो एडवर्स आए तो बेचारे का बैंड बजा देते हैं, तो ये बड़ा खराब चीज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस हम लोग को पता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वेरिएंस एनालिसिस। डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रिजल्ट यानी स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज वेरिएंस। इसका कारण क्या हो सकता है, आइदर क्वांटिटी वेरिएंस या रेट वेरिएंस, मटेरियल के केस में क्वांटिटी या फिर रेट या प्राइस। वेरिएंस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीका से, आइदर हम लोग बोल सकते हैं वेरिएंस कंट्रोलेबल नेचर का है या फिर अनकंट्रोलेबल। अगर बाई चांस कोई कंट्रोलेबल वेरिएंस है तो ये विद इन द कंट्रोल ऑफ ए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है, जैसे ज्यादा मटेरियल का लगना, आइडल टाइम, ओवर टाइम, ये सब आदमी के कंट्रोल का चीज है। अगला होता है अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल है एक अनकंट्रोलेबल, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल, नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। अब मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है, इसमें बेचारा परचेज डिपार्टमेंट क्या करे, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया क्यों, क्योंकि एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, इसमें वो क्या करेगा, तो ये अनकंट्रोलेबल है, इसका आप ज्यादा जवाब दे नहीं सकते। तो फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइसेस, डिमांड, ये सब, ये पहला क्लासिफिकेशन का तरीका था, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। एक और तरीका होता है फेवरेबल या एडवर्स। फेवरेबल जिससे प्रॉफिट बढ़े, एडवर्स जिससे प्रॉफिट गिरे। वेरी इजी। एग्जाम में जनरली क्या पूछता है, नेक्स्ट पेज में जो दो थ्योरी लिखा हुआ है वो दोनों इंपॉर्टेंट है, जो टिक लगवा रहा है ना वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और बेस्ट पार्ट है, ये दो थ्योरी में एक तो आप लोगों को आता है, कहां आता है बताता है। एग्जाम में पूछता है कभी कभी ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंसेस, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंसेस, सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है। 3 मेथड है वेरिएंसेस को ट्रीट करने का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, और ये एग्जैक्ट वही है जो ओवरहेड का अंडर या ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट था। याद करो ओवरहेड चैप्टर में जो पढ़े थे, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड का 3 ट्रीटमेंट। अगर वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो सप्लीमेंट्री रेट निकाल, कितना एफजी बेचे, कितना एफजी स्टॉक है, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उसमें बांट। अगर वैल्यू इनसिग्निफिकेंट, इममटीरियल है, कॉस्टिंग पीएल, या तीसरा अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दे। तो जो ट्रीटमेंट वहां था एग्जैक्ट वही सेम ट्रीटमेंट वेरिएंसेस का यहां होगा। एक ऑप्शन क्या है, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो। अगर पूरे वेरिएंसेस को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिए, यानी जितना भी मेरा कॉस्ट आया वो सारा स्टैंडर्ड ही रह गया, कि अगर एक्चुअल ज्यादा या कम है तो डिफरेंस को तो कॉस्टिंग पीएल में डाल दिए, यानी मेरा हर एक चीज डब्ल्यूआईपी हो, एफजी हो, कॉस्ट ऑफ सेल,
सब कुछ किस पे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सारा वेरिएंसेस गया कॉस्टिंग पीएल में। ठीक, अगर एडवर्स वेरिएंस है तो प्रॉफिट कम करेगा और डेबिट में जाएगा, फेवरेबल है वो क्रेडिट में जाएगा। ये पढ़ लिए। अगला क्या है, अपोर्शन करेंगे 3 जगह, कितना एफजी सेल किए, कितना एफजी स्टॉक है, कितना डब्ल्यूआईपी स्टॉक है। इस सिचुएशन में क्या रहेगा, ये सिचुएशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड क्यों अच्छा माना जाता है, ताकि जो स्टैंडर्ड में चल रहा था उसको हम वापस से एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिए। इन्वेंट्री एक्चुअल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। कॉस्ट कंट्रोल करना बड़ा आसान है, कॉस्टिंग पीरियड में उल्टा सीधा चीज नहीं जाएगा, तो ये मेथड अच्छा मेथड है। और तीसरा मेथड जो उतना बढ़िया नहीं है, अगले साल उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। जो फेवरेबल है वो अगले साल का बेनिफिट बन जाएगा, जो एडवर्स है वो अगले साल का कॉस्ट बन जाएगा। तो आप लोग याद रखना है 3 ट्रीटमेंट, पहला ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, दूसरा सेग्रीगेट कर बिटवीन कितना एफजी बेचे, कितना क्लोजिंग एफजी है, कितना क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एंड तीसरा अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दो। डन, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है नीचे वाला, जो आप लोग को जरूर याद रखना है। अब इतना ट्रिक क्यों लगा दिया, तो ये डिफरेंस बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है जरा सुनो। देखो, बजटरी कंट्रोल जनरली ना फाइनेंशियल अकाउंट्स में करते हैं। जैसे याद करो कैश बजट बनाता था, कैश बजट, तो जो कैश बजट बनता है या अगले साल का बैलेंस शीट का बजट, अगले साल का पीएल का बजट, अगले साल का कैश फ्लो का बजट, तो ये काफी हद तक फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट हो जाता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रॉपर कॉस्ट अकाउंट्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जनरली जो प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा लगता है ना, उसी का बजट बनता है, उसी को एस्टिमेशन करते हैं, जबकि बजट में सबका बन जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कैश बजट, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में काम नहीं है। नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल, बजट कैसे बनाते हैं, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होने वाला उसको एडजस्ट करके, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरा पर यूनिट निकलता है टेक्निकल असेसमेंट के द्वारा। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछते भाई बता एक को बनाने में कितना केजी लगाएगा, एक को बनाने में कितना घंटा लगाएगा, तो टेक्निकल असेसमेंट। स्टैंडर्ड हमेशा पर यूनिट निकालते हैं, बजट हमेशा टोटल में निकालते हैं। और देखो बजट में क्या है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में साल के एंड में एक्चुअल के साथ कंपेयर करके वेरिएंसेस भी निकालते हैं, तो ये एक और कदम आगे बढ़ता है। तो देखो क्या क्या है डिफरेंस, देखो स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड में यहां पे कंपेयर करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू को स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ वेरिएंसेस निकालने के लिए, जहां बस खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गया एग्जीक्यूटिव का और कुछ नहीं। ये टेक्निकल असेसमेंट के द्वारा होता है, ये पास्ट को फ्यूचर के साथ एडजस्ट करके निकालते हैं। ये कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट है, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट है। ये खाली प्रोडक्शन को एक्सपेंस के लिए होता है, जबकि यहां पे केपेक्स बजट, कैश बजट भी बन जाता है। ये पर यूनिट निकालते हैं, ये टोटल में निकालते हैं। यहां पे एनालिसिस होता है वेरिएंसेस का, यहां पे कोई एनालिसिस नहीं होता है वेरिएंसेस। तो ये मेरा डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के बीच में। डन, चलो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला बेसिक कंसेप्ट, अगला ओवरहेड, नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लास्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमारा तीसरा पार्ट के अंदर में जो तीसरा वीडियो आएगा उसके अंदर में पूरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।